गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। लिटरेचर सेक्शन में आज हम जिस पोएम की बात करेंगे उसका नाम है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। इसे थॉमस ग्रे ने लिखा है। ये एक शोक गीत है और कवि को बहुत ज्यादा दुख है और खेद है उन साधारण से लोगों की मृत्यु का जो अपने प्रतिभा को दुनिया को दिखा नहीं पाए और बिना प्रसिद्ध हुए ही इस दुनिया से चले गए। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। एक तो हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ टिप्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं। जिस भी कविता को आपको पढ़ना है, सबसे पहले बुक लीजिए, उस कविता को खोलकर देखिए, एक शार्प पेंसिल और इरेजर अपने हाथ में लीजिए। वर्ड मीनिंग जो मैंने बताए हैं उनको आप साथ साथ बुक पर लिखते रहिए और जहां जहां भी मैंने आपको रुकने के लिए बोला है, रिवाइज करने के लिए बोला है, रिवाइज करिए। वीडियो को एक साथ आप पूरा देखकर नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जहां मैंने पॉजेस दिए वहां थोड़ा ठहर जाइए, रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक दिन में आप एक पोएम कीजिए, वो पोएम आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी आपसे शर्त लगाती हूँ मैं आपको, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे करते चले जाइए। ये कविता आपके टिप्स पर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वीडियो पॉज करके पहले 4 लाइनों को पढ़ना है और इनके जो मीनिंग नीचे दिए गए हैं आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं जो एक्सप्लेनेशन करूंगी आप उसको समझते चले जाइए, तो बहुत आसानी से आप चीजों को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई दुख की बात होने वाली है, क्योंकि शुरू में ही कवि बता देता है कि वो किसी गांव के बाहर खड़ा हुआ है और वहां पर एक चर्च है और चर्च के पास एक कब्रिस्तान भी है। तो कवि जब वहां खड़ा हुआ है अचानक से उसे सुनाई देता है कि चर्च की बेल बज गई है और ये जो चर्च की बेल बजी है ये दिन के मृत्यु का समाचार ले आई है, यानी कि दिन समाप्त होने वाला है। देखिए जिस तरीके से पोएट ने लिखा है यहाँ से ही दुख का वर्णन शुरू हो जाता है। द पार्टिंग डे, यानी वो दिन जो हमसे बिछड़ने वाला है उसके लिए घंटी बज चुकी है, तो इसका मतलब शाम होने वाली है। अब कवि देखता है कि आसपास जो जानवर हैं वो भारी कदमों से अपने चारागाह की साइड चल पड़े हैं और जो किसान हैं वो भारी कदमों से धीरे धीरे अपने घर की ओर थके हुए जा रहे हैं और जैसे ये लोग घर पहुंचेंगे ये सब कुछ भूल जाएंगे, ये इस पूरी दुनिया को और यहाँ तक कि मुझे भी इस अंधेरे में छोड़ देंगे और अपने घर में जाकर व्यस्त हो जाएंगे। नाउ फेड्स द ग्लिबरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। अब मेरी नजरों से वो जो प्राकृतिक दृश्य है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है और हवा में एक अजीब सी शांति फैली हुई है। लेकिन कभी कभी जो बीटल्स होते हैं, यानी छोटे वाले जो कीड़े होते हैं, उनके गोल गोल घूमने से और उनके आवाज करने से कहीं ना कहीं वातावरण में एक अजब सी झंझनाहट रहती है। तो ये अजीब सी जो झंझनाहट है, ये जो घंटी की आवाज है, ये कहीं ना कहीं भेड़ों के लिए लोरी का काम करती है, ताकि वो अपने बाड़ों में, अपनी जगहों पर, अपने स्थान पर आराम से सो सकें। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे जो दृश्य है वो धुंधला पड़ता जा रहा है और जो सामने अभी मुझे अपने टावर दिख रहा था ऐसा लगता है शायद वो आईवी पंखों से ढक दिया गया हो। और तभी मेरी नजर पड़ती है किस पर, एक उल्लू पर, जिसे मैं मूर्ख समझूंगा क्योंकि वो कंप्लेन कर रहा है चंद्रमा से कि तुम इतनी तेज चमक रहे हो, तुम्हारे चमकने से जो मेरा रहस्यमयी नेस्ट है, जो मेरा रहस्यमयी घर है, उसे सब लोग देख लेंगे, तुम इसके आसपास क्यों घूम रहे हो। तुम्हारे घूमने से मेरा जो साम्राज्य है वो खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि तुम्हारी रोशनी में सब लोगों को उसका पता चल जाएगा। तो ये जो मूर्ख उल्लू है ये चांद की कंप्लेन करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, कवि को ऐसा प्रतीत होता है। अब प्राकृतिक दृश्य से हटकर उसका ध्यान पूरी तरीके से कब्रिस्तान पर आ जाता है और वो कहता है कि कब्रिस्तान में जो बड़े और मजबूत पेड़ हैं और जो सदाबहार पेड़ हैं उनके नीचे धरती का जो भाग है वो उबड़ खाबड़ हो गया है और ढेरों में बदल गया है। और इन्हीं ढेरों के नीचे ऐसा लगता है कि अपने अपने कमरों में कुछ लोग सोए हुए हैं। ये वो लोग थे जो अशिक्षित थे, गंवार थे, ग्रामीण थे और ये पूर्वज हैं उन लोगों के जो आजकल जीवित हैं। और ये लोग इसी गांव, हैमलेट का मीनिंग है छोटा सा गांव, इसी गांव के रहने वाले थे। ये लोग यहाँ पर
सोए हुए हैं जमीन के नीचे अपने अपने कमरों में। यहाँ कमरों को कब्र से कंपेयर किया गया है। इस पैराग्राफ में कवि एक सत्य का खुलासा करता है। वो कहता है, चाहे कितनी भी अच्छी हवा चल रही है सुबह की, और चाहे चिड़िया अपने घोंसलों में बैठकर कितना भी चहचहा रही हो, या फिर कोई मुर्गा बहुत तेजी से भाग दे, या फिर एक तेज बिगुल की आवाज बजे, ऐसा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में जो मरे हुए यानी कि जिनमें सांस नहीं है ऐसे लोगों को उनकी कब्रों से उठा सके। यानी दुनिया का सारा शोर मिलकर भी इन लोगों को जो जमीन के नीचे अपने अपने कब्रों में सोए हुए हैं कोई भी जगा नहीं सकता है। कवि अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि अब इन लोगों के लिए जो जमीन के नीचे सोए हुए हैं किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इनकी वाइफ जो इनके जिंदा रहते हुए बहुत बिजी रहती थी इनके काम में, वो पत्नियां भी अब इनके शाम के कामों की केयर नहीं करेंगी। मतलब जब वो अपने काम से वापस आया करते थे तो उनकी पत्नियां उनके लिए खाना बनाया करती थी, पानी दिया करती थी, बिस्तर लगाया करती थी, लेकिन अब इनके लिए ऐसा कोई भी काम इस दुनिया में नहीं होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है अब जो दौड़कर इनके वापस आने पर इनकी गोदी में चढ़ जाएगा या इनके घुटनों पर चढ़कर एक प्यारा सा चुंबन इनको देगा। इनके साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये एक चिर निद्रा में सो चुके हैं। कवि उन लोगों की डेथ पर बहुत ज्यादा खेद व्यक्त करता है जो बिना प्रसिद्ध हुए इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उनके कामों को भी याद करता है। वो कहता है कि यही वो व्यक्ति थे जो जब जिंदा होंगे तो अपनी दरातियों से वो अपनी पूरी फसल को काट देते होंगे। वो हल को इतनी मजबूती के साथ चलाते होंगे जो जिस जमीन थी, कठोर जमीन होती थी, उसको भी वो तोड़ देते होंगे और वहां पर खेती लायक उसे बना देते होंगे। ये व्यक्ति इतने प्रसन्न चित्त रहते थे अपनी दुनिया में कि वो हमेशा ही अपने जानवरों को लेकर फील्ड के साइड निकल पड़ते थे बिना दुखी हुए कि उन्हें कितना मेहनत का काम करना पड़ेगा। कवि को आश्चर्य है कि वो इतने बड़े बड़े जंगलों को अपनी कुल्हाड़ी के प्रहारों से काट दिया करते थे जब भी उन्हें उनकी जरूरत हुआ करती थी। तो इस तरीके से कवि बताता है कि वो व्यक्ति मेहनती थे। ये अलग बात है कि उन्हें लोग बहुत ज्यादा जान नहीं पाए। चलिए थोड़ा सा ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए, रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद जब आप फील करने लगे कॉन्फिडेंट तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। कवि बताता है कि जो ये व्यक्ति थे इनके बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का, इनके घर की छोटी छोटी खुशियों का या इनके दुर्भाग्य का मजाक उड़ाने का अधिकार किसी भी महत्वाकांक्षा को नहीं दिया जाता। वो लोगों को सचेत करता है कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इन लोगों का मजाक उड़ाएं। इसके अलावा वो कहता है जो छोटे छोटे काम वो किया करते थे जिंदगी में, जो छोटे तो थे और साधारण भी थे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो गरीबों के इन कार्यों का मजाक किसी भी तरीके से नहीं उड़ना चाहिए और उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस पैराग्राफ में कवि लोगों को सच्चाई से अवगत कराता है जिसको वो कभी कभी भूल जाते हैं इस वजह से कि उनके पास ताकत आ जाती है या धन दौलत आ जाती है। कवि कहता है कि अगर आपको आपके वंश के द्वारा कुछ दिया गया है और आप उसकी डींगे मार रहे हैं यानी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, या फिर आप अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, या फिर आपके पास मान लीजिए बहुत ज्यादा खूबसूरती है या फिर दुनिया की सारी धन दौलत भी आपके पास है, तब भी आप याद रखें कि मृत्यु सभी का एक ही तरह से इंतजार करती है। वो किसी पर ना मेहरबान होती है और ना ही किसी को बहुत ज्यादा दर्द देती है। वो सभी का एक ही तरीके से इंतजार करेगी और सभी को वो मृत्यु आएगी। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी चीजें होने के पास आपकी मृत्यु नहीं आएगी। आप अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी गौरवशाली रहे हो,
लेकिन याद रखिए जाना सबको एक ही जगह है और वो है कब्र। कवि अब सीधे उन लोगों से बात करता है जो बहुत ज्यादा घमंडी है या प्रसिद्ध है या अमीर है, उनको सीधे वो टारगेट करके कहता है, और वो ये जो तुम लोग हो जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड या घमंड महसूस करते हो, आपको कोई भी हक नहीं है कि आप इन छोटे लोगों को इस बात के लिए दोषी ठहराएं कि आपकी कब्र पर तो कोई ट्रॉफी भी नहीं बनी हुई है, यानी किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर वहां नहीं बना हुआ है, या फिर आपकी कब्र के पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां लोग बैठते हैं और उनके बीच में जगह हो, या फिर वो जो गुम्बद बना हुआ है वो वहां पर नहीं लगा हुआ है। आपको कोई भी हक नहीं बैठता अगर गरीबों की कब्र पर कोई भी ऐसा गीत नहीं लिखा हुआ है जो उनकी प्रशंसा में गाया जा सकता हो। अगर उनकी कब्र पर ये सारी चीजें नहीं है तो ये उनका दोष नहीं है। अब कवि कहता है कि चलिए गरीबों की जो कब्र है उस पर तो कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बने हुए हैं, वो खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन क्या आपने जो महान कलश लगवाए हैं या उन पर जो स्टोरी आपने लिखवाई है या फिर कोई एक बहुत खूबसूरत सी आपने मूर्ति वहां लगा दी है, क्या इन सब चीजों से आपकी जो सांसें हैं वो वापस आ जाएंगी मरने के बाद? या फिर जिस इज्जत के साथ आप जी रहे हैं, जो आपने महान इज्जत हासिल करी है पूरी दुनिया में, क्या उसकी आवाज से किसी भी शरीर के अंदर वापस जान लाई जा सकती है? या फिर चापलूसी भरे शब्दों से मौत के कानों पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो आप चाहे कितने भी बड़े स्ट्रक्चर बनवा लीजिए और वो लोग चाहे कितने भी गरीब हो जो यहाँ पर इन ढेरों के नीचे सोए हुए हैं, डेथ सबको बराबर का ही अधिकार देती है। कवि को यहाँ दफन लोगों के दुर्भाग्य पर थोड़ी सी शिकायत है। वो बताता है कि ये लोग जो अभी जमीन के नीचे लेटे हुए हैं और इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, हो सकता है इनमें से कुछ दिल इतने मजबूत हो या इतने अच्छे हो जो भरे हुए हो उस पवित्र अग्नि से जिसके द्वारा वो संसार का भला कर सकते थे। हो सकता है इनमें से कुछ हाथ ऐसे भी हों जो एक राज्य की कमान संभाल सकते थे और बड़ी ताकत के साथ, बड़ी अच्छाई से, यानी बड़े अच्छे तरीके से उस राज्य को पूरा संभाल लेते। या फिर इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हों जो महान संगीत उत्पन्न कर सकते थे, कवि हो सकते थे, लेखक हो सकते थे, और उनसे ऐसा संगीत उत्पन्न करते वो कि उससे पूरा संसार सुखी हो जाता। क्या जाने ये लोग कैसे होते, लेकिन गरीबी ने इन्हें ये मौका नहीं दिया। कवि को खेद है कि उसके सामने मिट्टी के ढेरों में जो लोग पड़े हुए हैं, जिनकी कब्रें अभी तक भी बड़ी टूटी फूटी हालत में है और लोग उन्हें नहीं जान पाए। इसका मुख्य कारण शायद ये था कि जो ज्ञान था वो उन्हें मिला ही नहीं, या फिर ज्ञान ने उनके सामने वो चैप्टर्स ही नहीं खोले जिसमें समय की महान घटनाएं दर्ज थी और इतिहास पूरी तरीके से उन घटनाओं से भरा पड़ा था जिनसे वो कुछ सीख सकते थे। और क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं, इसलिए विकास में उनका योगदान रहा नहीं। उनकी उत्साहहीन गरीबी ने उनके जो उत्साह था, महान उत्साह जिससे वो कुछ काम कर भी सकते थे, उसको पूरी तरीके से दबा दिया था। दूसरी बात, उनके अंदर जो उनकी आत्मा थी, जो अच्छा काम करना चाहती थी या फिर खुश रहकर लोगों के साथ अपने काम को बांटना चाहती थी, वो पूरी तरह से जम चुकी थी और उसका कारण था सिर्फ उनकी गरीबी या उनका दुर्भाग्य। अब कवि इन गांव वालों की किस्मत को कुछ इस तरीके से कंपेयर करता है जिस तरह से जो बहुत कीमती पत्थर होते हैं या फिर ज्वेल्स होते हैं, वो कहीं समुद्र के नीचे तह में दबे रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जेम्स हैं या वो पत्थर जो हैं जो बहुत कीमती हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, या फिर ये गांव वाले शायद उन फूलों की तरह हैं जो किसी के सामने नहीं खिलते और कहीं रेगिस्तान के एकांत जंगल में जाकर खिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उन फूलों में सुंदरता नहीं है या खुशबू नहीं है या वो अच्छे नहीं है। इसी तरह से ये बेचारे गांव वाले हैं, ये अपने गुणों को नहीं दिखा पाए, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं थी। यानी कवि पूरी तरीके से इन मासूम लोगों के साथ है।
जी, 14 पैराग्राफ आपका एंड हो चुका है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सस्ताना है। डीप ब्रेथ लीजिए, रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंट फील कीजिए। अपने नोट्स के लिए नीचे बने हुए ब्लॉग पर जाइए, सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लैंग्वेज बहुत ईजी लिखी गई है। और थोड़ा सा स्माइल कीजिए। अब मुझे पता है आप थक रहे हैं, लेकिन देखिए पोएट ने क्या कहा, जो थक जाएगा वो यही रह जाएगा, और जो इस कठिनाई को पार कर लेगा वो पार हो जाएगा। तो चलिए पार होने के लिए तैयार हो जाइए। आले जी को कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ पढ़ने से पहले यहाँ पर 3 हस्तियों के बारे में बात की गई है, उनके बारे में आप समझ लीजिए। हैम्पडन जो थे, ये एक राजनेता थे और इन्होंने सत्तावादी जो वहाँ पर राजा थे उस टाइम, जो अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ वो लड़े थे और गरीबों का उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया था। दूसरे व्यक्ति थे मिल्टन। ये एक महान पोएट थे और इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। और एक व्यक्ति यहाँ पर और जिक्र हुआ है जिनका, वो है क्रॉमवेल, और ये अंग्रेज तानाशाह थे। तो इन तीनों का जिक्र करते हुए कवि कहता है कि हो सकता है जो लोग जमीन में नीचे लेटे पड़े हैं वो हैम्पडन की तरह होते और अपना सीना चौड़ा करके वो उन लोगों के खिलाफ लड़ सकते थे जो दूसरे लोगों पर अत्याचार करते हैं। या फिर हो सकता है इनमें से कुछ लोग बिल्कुल इतने शांत हो जितने कि मिल्टन थे, और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर क्रोमवेल की तरह हो, वो व्यक्ति जो हजारों लोगों के खून का दोषी था लेकिन फिर भी वो दोषी नहीं पाया गया था। तो हो सकता है इनमें जो यहाँ पर शांत लोग लेटे हुए हैं इस टाइम जमीन पर, जमीन के अंदर कब्रों में, वो हो सकता है इतने महान होते जितने कि इन 3 व्यक्तियों के नाम लेकर कवि हमें बताता है। अपनी बात को जारी रखते हुए कवि यहाँ बता रहा है कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हों कि जिसको सुनने के लिए पूरी राज्यसभा बेकरार हो और पूरी राज्यसभा पर इनका कमांड या फिर अधिकार हो जाए। या ये भी हो सकता है कि जो चेतावनियां या जो खतरे इनको मिले हैं, जो दुख और दर्द मिले हैं, ये इनको आराम से झेल जाएं या फिर इनका डटकर मुकाबला करें और इनको खत्म कर दें। ये भी हो सकता था कि ये लोग इतने महान हों, इनके कार्य इतने अच्छे रहे कि एक मुस्कुराते हुए देश पर, यानी एक खुशहाल देश पर और ज्यादा खुशहाली लेकर आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके महान कार्यों को देखते हुए इनके जो देश के व्यक्ति थे उनकी आंखों में इनके लिए इज्जत हो, लोग इस चीज को पढ़ पाए, इनके जो देश है उसके जो लोग हैं जो इनकी तारीफें करते हैं वो हिस्ट्री में कहीं दर्ज हो जाए। तो यहाँ पर पूरा मेस्मराइज्ड है कवि, और जो व्यक्ति यहाँ पर कब्र में लेटे हुए हैं उनकी तारीफ में वो चीजें कहता है। अभी तक कवि यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से उनके दुर्भाग्य ने उनको प्रसिद्ध होने से रोक लिया, लेकिन वो ये कहता है कि अगर उनके दुर्भाग्य ने उन्हें प्रसिद्ध होने से रोक लिया या फिर उनके बढ़ते हुए गुणों को दुनिया के सामने नहीं आने दिया, तो सबसे अच्छी बात एक ये भी हो गई कि उन्होंने, यानी उसके दुर्भाग्य ने उन्हें कोई भी अपराध करने से भी रोक लिया। उन्होंने, क्योंकि वो बहुत निर्मल रहे, शांत रहे और अपने कार्यों में ही लगन रही उनको, तो उन्होंने कभी भी राजगद्दी पाने के लिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर नहीं किया या किसी को मारा पीटा नहीं या फिर कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने दिल के दरवाजे मानवता के लिए बंद नहीं किए और वो हमेशा ही दयालु रहे और दूसरे लोगों की सहायता करते रहे। तो दुर्भाग्य ने अगर एक और उनसे कुछ छीन भी लिया तो दूसरी ओर उन्हें मासूम भी बनाए रखा। ये पैराग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती जलाकर उनकी तारीफ करते हैं या गीत गाते हैं या भजन गाते हैं, उसी तरह कुछ लोग जो विलासी लोग होते हैं, जिन्हें हम महान कहते हैं, जिनके पास ताकत ज्यादा होती है, जो घमंडी होते हैं, उन लोगों की भी तारीफ दिन रात करते रहते हैं या चढ़ावा कुछ ना कुछ चढ़ाते रहते हैं। अब कवि इस माध्यम से जो ये लोग हैं जो यहाँ पर कब्र के नीचे दबे पड़े हैं, साधारण है, ग्रामीण है, गरीब है, उनके बारे में बताता है कि अगर उन लोगों से कभी कोई ऐसा गुनाह हो भी गया जो वो नहीं चाहते थे, या फिर कभी उन्होंने गलती से
उन बड़े लोगों को या फिर उन महान लोगों को या फिर उन अमीर लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया, इन दोनों कार्यों से अगर उनके चेहरे पर कभी भी कोई चिन्ह आए तो उन्होंने उन चिन्हों को छुपाने की कोशिश नहीं की। यानी उनके चेहरों से पता चल जाता था कि आज उनसे या तो कोई काम गलत हो गया है जिसके लिए वो शर्मिंदा है, या आज उन्होंने किसी भी व्यक्ति के लिए झूठी तारीफ में कुछ कह दिया है या फिर कोई ऐसा चापलूसी का काम कर दिया है। वो इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं छुपा पाए और ना ही वो छुपा पाए उन कष्टों को जो उनको इस दुनिया में आने के बाद अपनी जिंदगी जीने के लिए सहने पड़े थे। कुल मिलाकर कवि ये कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी बनावटी नहीं थे, जैसा भी होता था वो उनके चेहरे पर आ जाया करता था। यहाँ कवि को थोड़ी सी प्रसन्नता ये है कि ये जो लोग हैं गांव वाले साधारण जो अभी यहाँ कब्र में दबे पड़े हैं, ये उस पागल भीड़ से बहुत ज्यादा अलग थे जो हमेशा ही किसी न किसी तरह के झगड़ों में पड़ी रहती है, किसी न किसी तरह के अनैतिक कार्यों में लगी रहती है। उनकी जो इच्छाएं थी वो बहुत साधारण सी थी और उन्होंने कभी भी भटकना नहीं सीखा था। वो सुबह उठते थे, काम पर जाते थे, बच्चों के साथ खुश रहते थे, सो जाते थे और सुबह से फिर वही काम करने लगते थे। इसके अलावा उनकी जो जिंदगी थी वो इतनी शांत थी जैसे कि किसी घाटी की तलहटी पर बसा हुआ कोई गांव हो या फिर एक शांत जगह हो। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी हलचल पैदा नहीं की थी जिससे उसकी जिंदगी कष्टकारी हो जाए। वो बिल्कुल शांति के साथ अपनी जिंदगी जीते हुए चले जा रहे थे। कवि कहता है कि इन गांव वालों की हड्डियों यानी मृत शरीर को इंसल्ट से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ छोटा मोटा सा स्ट्रक्चर उनकी कब्र के ऊपर बना दिया गया था और किसी अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने उस पर कुछ लाइनें भी लिख दी थी। ये वो लाइनें थी जो स्क्रप्चर यानी जो वहां छोटी सी मूर्ति कहीं लगी हुई थी टूटी फूटी सी, उसके नीचे की साइड लिखी हुई थी और यही सब चीजें पास में से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को आह भरने के लिए मजबूर कर देती थी। गांव के लोगों की कब्रों पर कुछ शिलालेख लगे हुए थे जिन पर उनके नाम, उनके पैदा होने के साल, उनके मरने के साल, इसी तरह की कुछ बातें लिखी हुई थी। ये शिलालेख ही वो स्थान थे जहां पर लोगों के बारे में पता चल सकता था कि कौन दफन है और उसके अलावा वहां पर एक शोक गीत सा भी लिखा हुआ होता था। बाइबल की कुछ लाइनें भी उस शिलालेख पर लिखी होती थी जो ये बताती थी कि इंसान को किस तरह से जीना चाहिए और किस तरीके से मरना चाहिए। यानी जीने मरने की जो अच्छी बातें हैं वो उन शिलालेखों पर लिखी हुई थी। चलिए थोड़ा सा ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए, रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद जब आप फील करने लगे कॉन्फिडेंट तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। अब सभी लोगों की प्रकृति को बताता है कवि यहाँ पर। वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, स्पेशली वो व्यक्ति जो गरीब है, जो साधारण है, उसको बहुत जल्दी से दुनिया भूल जाती है। लेकिन उसे आश्चर्य है कि क्या वह व्यक्ति भी अपनी जिंदगी की सारी चीजों को इतनी जल्दी से भूल पाया होगा। इतनी जल्दी से उसने सोच लिया होगा कि चलो मैं भी दुनिया से चला जाऊं, जितनी जल्दी से लोग उसे भूल गए हैं। वो कभी अपनी उन इच्छाओं को दबा पाया होगा जो इस दुनिया में रहकर उसके मन में उभरती थी, या क्या कभी उसने एक बार भी कोशिश नहीं की होगी कि वो पीछे मुड़कर तो देखे कि वो क्या छोड़कर जा रहा है, या क्या वो उन चीजों से बहुत जल्दी से अपना छुटकारा पा लिया होगा उसने जो वो जीते समय यहाँ पर रहकर भुगत रहा था, या जिन लोगों से मिल रहा था, या जिन लोगों से वो या जिन चीजों से वो बहुत ज्यादा अटैच था, क्या उसने एकदम से छोड़ दी होंगी वो सभी इच्छाएं। कवि को इस बात को लेकर थोड़ा सा आश्चर्य रहता है कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाया होगा। वह कौन? मरने वाला व्यक्ति। अब कवि यहाँ पर ये बताता है कि जिस तरीके से व्यक्ति मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं को जल्दी से नहीं छोड़ पाता,
उन्हीं इच्छाओं के क्रम में वो ये भी चाहता है कि कम से कम उसका कोई एक ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार हो जिस पर वो भरोसा कर सकता हो कि मेरे मरने के बाद वो अपनी आंखों से कुछ बूंदे मेरे लिए जरूर टपकाएगा या फिर मेरी याद में वो रोएगा। उनकी कब्रों से भी कभी कभी ऐसी आवाज आती है कि जैसे प्रकृति चिल्ला रही हो। यानी कि मरने के बाद जो उनके राख होती है, उनके शरीर की जो मिट्टी बन जाती है, उसमें भी वो सारी इच्छाएं जीवित रहती हैं जो मरने से पहले उनकी जिंदगी में थी। बहुत जल्दी से कोई भी व्यक्ति अपनी उन इच्छाओं को छोड़ नहीं पाता है। अब कवि को यहाँ पर अपनी भी मृत्यु का एहसास होता है और वो सोचता है, वो खुद ही को संबोधित करते हुए कहता है फोर्दी, और तुम, खुद को बताता, और तुम जो यहाँ घूम रहे हो उन लोगों के बारे में लिखते हुए जिनको कोई सम्मान जिंदगी में नहीं मिला और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ऐसी व्यक्तियों के बारे में तुम कुछ लाइन यहाँ पर आकर जो लिख रहे हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, किसी दिन कोई घूमता हुआ यहाँ पर आए, घूमता हुआ जो व्यक्ति आए, हो सकता है वो बहुत दयालु कोई आत्मा हो जो तुम्हारे बारे में इसी तरह से इंक्वायरी करे या लिखे जिस तरीके से तुम इन गरीब ग्रामीणों के बारे में लिख रहे हो। कवि यहाँ पर कहता है कि जब मेरी मृत्यु के बाद मुझे कहीं दफना दिया जाएगा तो हो सकता है कि कोई और व्यक्ति आकर मेरे बारे में यहाँ पूछताछ करे, तब उसे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बूढ़ा हो, जिसके बाल सफेद हो, और वो उसे बताए कि अक्सर उसने मुझे यहाँ पर देखा था सुबह के समय, मैं तेज कदमों से चलता हुआ और ओस को अपने कदमों से उड़ाता हुआ सूरज को देखने के लिए पूरब दिशा की ओर चला जाता था। यानी मेरे बारे में वो उसे ये सारी बातें बताएगा कि किस तरह से वो मुझे सुबह के समय देखता था और मुझे सूरज से मिलने जाने की जल्दी है, ये बातें वो उस व्यक्ति को बताएगा। कवि बताता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति उस दयालु व्यक्ति को ये भी बताएगा कि किस तरीके से मैं पेड़ों के पैर के पास बैठ जाता था और लताओं के बीच अपने आप को लेटा लिया करता था। दोपहर के समय मैं यहाँ पर जमीन पर लेटकर अपने आप को सुकून दिया करता था और जो पास में बहने वाली नदी है छोटी सी, मैं उसकी ध्वनि को ध्यान से सुनता था और देखता रहता था। इन लाइंस में कवि फिर से इमेजिनेशन कर रहा है कि किस तरीके से बूढ़ा व्यक्ति उसका जिक्र उस व्यक्ति से करेगा जो इस कवि के बारे में यानी थॉमस ग्रे के बारे में उससे पूछ रहा होगा। तो बूढ़ा व्यक्ति शायद ये भी कहेगा कि यही कहीं घूमता रहता था वह व्यक्ति यानी थॉमस ग्रे और मुस्कुराता सा रहता था, लेकिन वो मुस्कुराहट बड़ी तिरस्कार भरी होती थी, अच्छी मुस्कुराहट नहीं हुआ करती थी। वो अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता था और अपनी ही कल्पना की दुनिया में खोया रहता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद वो किसी चीज से पीड़ित है, वो बिल्कुल पीला पड़ा रहता था और सिर झुकाकर इधर उधर घूमता ही रहता था। ऐसा लगता था कि शायद उसे कहीं बहुत ज्यादा कष्ट है या वो बहुत ज्यादा चिंतित है या कहीं कुछ ऐसा है कि उसे किसी ने प्यार में धोखा दे दिया। कवि खुद ही अपने बारे में लिख रहा है और ये सब बातें वो उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से उस व्यक्ति को सुनाना चाहता है जो कि थॉमस ग्रे यानी कि कवि के बारे में ही पूछ रहा था। थॉमस ग्रे के बारे में बताने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अब उसे बताता है, उस कवि को बताता है कि एक सुबह मैंने थॉमस ग्रे को कहीं भी नहीं पाया, ना तो इस पहाड़ी के पास जहां वो अक्सर जाया करता था, ना ही नीचे किसी और जगह पर मैंने उसे देखा, ना ही मैंने उसे उस पेड़ के पास देखा जहां वो अक्सर दोपहर में लेट जाया करता था, ना ही मैंने उसे उस छोटी सी नदी की यानी जलधारा के पास देखा जहां वो मुझे मिला करता था, ना ही वो ऊपर की साइड लॉन में था और ना ही वो फिर जंगल में मुझे कहीं भी दिखाई दिया। इस तरीके से कवि बताता है कि एक दिन थॉमस ग्रे उसे कहीं भी नजर नहीं आया। अब वह बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि जब वह व्यक्ति यानी थॉमस ग्रे मुझे कहीं नहीं मिला
तो अगली बार वो जब मुझे मिला तो वो उस दल बदल के साथ था जो शोक गीत गाते हुए धीरे कदमों से चलते हुए चर्च की साइड आ रहे थे। तब मैंने उसे देखा कि लोग उसको अपने कंधे पर उठाकर ला रहे हैं। जाइए, वो कहता जाओ और जाकर पढ़ो, क्योंकि तुम तो पढ़ सकते हो, जाओ और जाकर पढ़ो उसके बारे में जो वहां जमीन पर लेटा हुआ है, उस कब्र के अंदर वह लेटा है, उसके बारे में तुम वहां जाकर पढ़ सकते हो। ये शिलालेख पर जो थॉमस ग्रे ने अपने बारे में लिखा है, ये वो पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ उसने शिलालेख पर लिखे जाने वाले शब्दों के बारे में लिखे हैं। तो उसका शिलालेख क्या कहता है? उसके शिलालेख पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक लड़का, यहाँ पर एक व्यक्ति सोया हुआ है पृथ्वी की गोद में। वह व्यक्ति जो अपने सौभाग्य से और अपने प्रसिद्धि से बिल्कुल अनजान रहा, यानी ना तो उसे कभी सौभाग्य मिला और ना ही उसे कभी कोई प्रसिद्धि मिली। कोई भी साइंस, दुनिया की किसी भी तरह के विज्ञान ने कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। यानी वो पैदा हुआ और मर गया, लेकिन साइंस को यानी किसी भी तरह के ज्ञान विज्ञान को उससे कोई मतलब नहीं रहा। और दुर्भाग्य ने, दुख ने उसे अपना बनाया हुआ था, यानी कि उसकी जिंदगी में कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं हुई। शिलालेख के दूसरे पैराग्राफ में थॉमस ग्रे ने अपने लिए लिखा है कि वह व्यक्ति जो यहाँ कब्र के नीचे सोया हुआ है, वह बहुत ही उदार था और उसकी आत्मा निष्कपट थी। इन्हीं 2 वजह से हेवन यानी स्वर्ग ने उसके ऊपर एक मेहरबानी की और उसको कंपनसेशन भी किया। क्या कंपनसेशन था? कि उस व्यक्ति ने अपनी सारी जिंदगी में उन दुखों पर आंसू बहाए और बदले में स्वर्ग ने उसे जो दिया वो बहुत ही अच्छा था, और इसी चीज की उसे इच्छा रहती थी तो उसे वो चीज मिल गई। और वो चीज क्या थी? एक दोस्त, एक सच्चा दोस्त। अपने शिलालेख के आखिरी पैराग्राफ में यानी अंतिम पैराग्राफ में अब पोएट क्या कहता है कि अब मैं जब मर चुका हूं और यहाँ कब्र में दफन हूं, तो कोई भी मेरी अच्छाई या बुराई, किसी भी तरह की कोई आलोचना अब ना की जाए। मैं अपने उस द्वार पर पहुंच चुका हूं जहां पर मरने के बाद सभी लोग जाते हैं, और इस समय मेरे लिए दोनों चीजें समान हैं, यानी कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म। मैं एक उम्मीद के साथ यहाँ पर लेटा हुआ हूँ कि भगवान जो है मुझे अपने छाती से लगाएंगे और अपने पास लेकर मुझे रख लेंगे। इसलिए अब मेरे बारे में कोई भी आलोचनात्मक बात आप ना करें, मैं यहाँ शांति से पड़ा हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको पता चल गई होगी। धीरे धीरे करके आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉज ले लेकर पढ़िएगा। ये कविता हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगी। नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं, PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। Thank you very much and all the best for your learning. Thank you very much for watching this video till end. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वो सभी फ्रेंड्स आपके जिनको इस पोएम की तलाश है, आप मेरा वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं, ब्लॉग को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच once again.